Namaskar student, how are you? The today's video is related to Security and Exchange Board of India Act 1992 यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992। आज हम इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला तो ये कि ये प्रतिभूति अधिनियम क्या है, विनिमय बोर्ड अधिनियम क्या है, या ये कैसे काम करता है, इसकी स्थापना किन उद्देश्यों के लिए हुई, वगैरह वगैरह। आज हम इन सब विषयों पे और इनके काम करने के वर्किंग स्टाइल पे चर्चा करेंगे कि इसकी क्या इकोनॉमिकल भारत के डेवलपमेंट में इसका योगदान रहा है। ये सब आज की इस टॉपिक में रहेगा। ये एम.कॉम के पेपर के लिए आपके लिए यूज़फुल रहेगा। हमने कोशिश की है कि लगभग एम.कॉम का पूरा सिलेबस इसमें कवर किया है शॉर्टकट में। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। अलग अलग पॉइंट्स में हमने इसमें सिलेबस को कवर करने की कोशिश की है। इंट्रोडक्शन है, बोर्ड है, इसका बोर्ड कैसे बनता है, ऑब्जेक्टिव्स है कि इसके क्या उद्देश्य हैं, पावर ऑफ सेबी की सेबी को कौन कौन से पावर्स मिले हुए हैं, अधिकार मिले हुए हैं, फंक्शंस इसके कैसे क्या कार्य हैं, ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी क्रियाविधि के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। रोल ऑफ सेबी की इसकी क्या भूमिका है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सेबी गाइडलाइंस समय समय पे अपनी इशू करता है, मतलब दिशा निर्देश देता है, जिसके दिशा निर्देश के बारे में भी हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और डिपार्टमेंट जिनको ये प्रभावित करता है या जिसको जो डिपार्टमेंट या विभाग, इसके सरकारी विभाग इसके अंदर में काम करते हैं या सहयोग करते हैं इसके, वो लोग भी के बारे में हम कुछ जानेंगे। स्मैक क्या होता है ये जानेंगे, और करंट प्लान्स इसके क्या है फ्यूचर में भारत को डेवलप करने के लिए या इकोनॉमिकल कंडीशन को डेवलप करने में इसका क्या फ़ायदा रहेगा। और अमेंडमेंट इसमें कब कब आया हम उसके बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि एम.कॉम में या किसी और कंपटीशन एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी कभी कुछ पूछ लिया जाता है, कमर्शियल अगर से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम होते हैं तो, है ना। तो उसके बारे में भी हम चर्चा लेंगे। और मेजर चेंजेस फेस्ड बाई जो से चैलेंज हैं इनके पास, मतलब इनको जो प्रॉब्लम्स आती है या इनके जो चैलेंज हैं वो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम आज इस विषय पे इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने की अपनी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला काम इंट्रोडक्शन, यानी इसके मुख्य प्रस्तावना क्या है कि ये क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई, क्या था इसका उद्देश्य। तो सबसे पहली बात ये आती है कि प्रतिभूति बाजार कुछ बिचौलियों के ऊपर डिपेंड था, है ना। तो प्रतिभूति बाजार के बिचौलियों तथा उसके स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने एवं साथ ही निवेशकों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा 12 अप्रैल 1988 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना एक अंतरिम प्रशासन निकाय के रूप में की गई। यहाँ अंतरिम प्रशासन यानी इंटर डिपेंडेंसी इसके ऊपर रहेगी, इंटर एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी के रूप में ये काम करेगा। फुल फ्लैजेड बॉडी नहीं थी, लेकिन हाँ ये एक अच्छी बॉडी के रूप में ऐसी काम करेगा जो कि ये देश के आर्थिक विकास में सहायता प्रदान कर सके, जिससे कि ठीक है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करेगा, ये भी बताया गया था, क्योंकि इसका जो दिशा निर्देश था या इसको बनाया जाने का मुख्य उद्देश्य था वित्तीय और आर्थिक मामलों के संदर्भ में, इसलिए ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा। सेबी को वास्तव में 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के माध्यम से वैधानिक अधिकार दिया गया था। तो अध्यादेश यानी बीच में इसको लाया गया था, ठीक। और भारत में अध्यादेश को संसद के अधिनियम द्वारा प्रस्थापित किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लाया, है ना, और इसको एक अध्यादेश के रूप में पारित कर दिया और इसको भारत में लागू किया, जिससे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के रूप में हम लोग वर्तमान में अब जानते हैं, जो कि इसका मूल स्वरूप है। ठीक है, बाद ठीक है। अब इसके आगे इसके बोर्ड, इसमें बोर्ड जो बनाया गया, बोर्ड यानी इसके कार्य करने के लोगों के अलग अलग
कैसे कैसे सदस्यों की चयन किया जाता है। तो इसके सदस्यों के चयन के संदर्भ में मैं बता दूं कि इसके सदस्यों को दो पार्ट में रखा गया है, एक स्थायी सदस्य और दूसरा अस्थायी या पार्ट टाइम मेंबर्स। तो जो स्थायी सदस्य हैं, ये जो मैंने आपको इस स्लाइड में लिस्ट दी हुई है, ये आज दिनांक के दिन, जिस दिन मैं ये स्लाइड को डाल रहा हूँ, मई 1 तारीख को, उस दिन ये वास्तव में वर्किंग पोजीशन में है। मतलब ये इसके पहले से काम कर रहे हैं और अभी वर्तमान में भी आज तारीख तक ये काम कर रहे हैं, मई 1 मई 2020 के दिन तक। तो इसके चेयरमैन के रूप में श्रीमान अजय त्यागी जी जो हैं, वो इसके चेयरमैन हैं वर्तमान में। इसके 4 फुल टाइम उसके अलावा, चेयरमैन के अलावा मेंबर होते हैं, जो अंडर सेक्शन 41D ऑफ सेबी एक्ट के अंतर्गत इनका चयन किया जाता है। इसके चयन का एक तरीका होता है जो हम बताएंगे आपको, कि ये उच्च न्यायालय से रिटायर्ड जज हो सकते हैं या वर्किंग हो सकते हैं, वगैरह वगैरह के बारे में। तो मिस्टर जी महालिंगम एक हैं, एक ऐसे 4 मेंबर हैं इनके, जो सभी इसी धारा के अंतर्गत इनकी नियुक्ति हुई है। एक बरुआ जी हैं, एक महंती जी हैं, एक पुरी जी हैं। ये चारों स्थायी सदस्य हैं और अन्य 4 अस्थायी सदस्य हैं, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से लिए गए हैं। इनका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जो कि सेक्रेटरी है, जो चक्रवर्ती जी जो हैं एक, वो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिए गए हैं अंडर सेक्शन 41B ऑफ द सेबी एक्ट 1992। दूसरा आते हैं श्री SN विश्वनाथन, डेप्यूटी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक के तरफ से एक मेंबर चयन किया जाता है, ये भी धारा 41C के अंतर्गत आते हैं सेबी एक्ट की। और श्री KVR मूर्ति, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन B ऑफ सेबी एक्ट 1992। एंड डॉक्टर V रवि, प्रोफेसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बेंगलोर से सेलेक्ट किए गए हैं अंडर सेक्शन 41D ऑफ द सेबी एक्ट 1992। तो दे आर द प्रेजेंट मेंबर्स, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम एज वेल एज, दोनों, बोथ, है ना, आर सेबी, और दे आर द बोर्ड मेंबर्स। ये उसके बोर्ड के सदस्य हैं अभी वर्तमान में। अब इसके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं कि सेबी का मुख्य उद्देश्य क्या है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज टू प्रमोट हेल्दी एंड growth of the security market and secure investor protection. The objective of SEBI are as follows. तो वास्तव में सेबी का उद्देश्य जो है, वो सेबी का प्राथमिक उद्देश्य प्रतिभूति बाजार के स्वास्थ्य और व्यवस्थित विकास, एप्रोप्रिएट तरीके से उचित या समुचित विकास के रूप में बढ़ावा देना है, और निवेशकों की सुरक्षा प्रभावी बनाना है ना, इनको प्रोटेक्शन देना है। तो मेनली क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं पॉइंट वाइज। फर्स्ट, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज का विनियमन, इसको किस तरीके से चलाया जाए, इसके चलाने से संबंधित कैसे नियम बनाए जाए, इनको कैसे वर्किंग इनकी स्मूथ की जाए, इसके संदर्भ में एक है। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, निवेशकों का संरक्षण करना। अगर निवेशक, इन्वेस्टर तब इन्वेस्ट करता है जबकि वो बाजार सुरक्षित और अच्छा हो, विनियोग करने के लाभ प्राप्त हो। अगर वो सुरक्षित विनियोग नहीं करेगा तो वो विनियोग करना ही नहीं चाहेगा निवेशक, इसलिए उसको प्रोटेक्शन देना। और थर्ड, इनसाइडर ट्रेडिंग की जांच करना, कि कोई अंदरी रूप से अपने अपने में या छुपे तरीके से किसी प्रकार की प्रतिभूति या अंशों का व्यापार व्यवसाय न कर सके। और चौथा, कंट्रोल ओवर ब्रोकर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दलाल जो हैं वो कई बार मनी के ट्रांजैक्शन में लेट करते हैं, तो इसलिए उनके ट्रांजैक्शन को सुधारने के लिए दलालों पर नियंत्रण करने की भी प्रक्रिया की गई है। अब हम आगे बात करते हैं पावर्स ऑफ सेबी। सेबी के कुछ अधिकार हैं,
अब सेबी को मुख्य क्या अधिकार दिए गए, मैंने इसमें 4 मुख्य अधिकार लिखे हुए हैं। एक पहला, पावर्स रिलेटिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडिएटरीज, यानी स्टॉक एक्सचेंज और मध्यस्थ लोगों के यानी बिचौलिए लोगों से संबंधित उसके अधिकार। इसमें यह बताया गया कि स्टॉक एक्सचेंज और इंटरमीडिएटरीज यानी जो शेयर ब्रोकर्स या स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो लोगों को कैसे नियंत्रित किया जाए। दोनों को नियंत्रित करना जरूरी है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व रहता है। अगर इन्वेस्टर को प्रमोशन नहीं मिलेगा इन्वेस्ट करने के लिए या उसके अधिकारों का सुरक्षा नहीं किया जाएगा तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट, और अगर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आएगी। और कैपिटल फॉर्मेशन इज द मेन ऑब्जेक्ट। हमको पूंजी बाजार में पूंजी का विनिवेश करवाना अनिवार्य होता है, जिससे कि नए नए औद्योगिक संस्थान में पैसे लगाए जा सकें। दूसरा होता है आर्थिक दंड देने का अधिकार, पावर टू इम्पोज इकोनॉमिकल पेनाल्टीज। तो आर्थिक दंड देने का, अगर कोई से कोई चूक हो जाती किसी भी प्रकार की, तो उस चूक को या भूल को या फ्रॉडुलेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ने किया हो, जिसको बोलते हैं मोडस ऑफ ऑपरेंडी, यानी आपराधिक मन मानसिकता के साथ कोई काम करता है, तो ऐसी गलती को आर्थिक दंड देने का भी इसको अधिकार है। ठीक है, सिविल के रूप में। नेक्स्ट, सौंपे गए कार्य का पालन शुरू करवाने के लिए अधिकार। अगर ये किसी को पावर देता है, पावर टू इम्प्लीमेंट एक्शन इन ट्रांजैक्शन असाइन, मतलब अगर कोई काम को असाइन किया है, इसने दिया है किसी अपने मातहत संस्थान को या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को, तो वो ऑफिस उसको करे अप्लाई। अगर वो काम नहीं करेगा तो इसका काम कैसे बढ़ेगा, इसलिए उसको कराने के लिए इसके पास अधिकार है कि उनको इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि आप ये काम कीजिए। सेबीज इन पोजीशन टू प्रेस्क्राइब देम, ओके, करवाने की क्षमता रखता है। इसके बाद आता है पावर्स अंडर सिक्योरिटीज, तो प्रतिभूति संबंधी अनुबंध के तहत शक्ति, इसको सिक्योरिटीज के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से संबंधित अधिकार है कि अनुबंध के जो सिक्योरिटी के ट्रांजैक्शन होते हैं उसके अनुबंध जो होते हैं उसको देखने उसके परखने का अधिकार है। नेक्स्ट स्लाइड, फंक्शंस, यानी इसके वास्तव में क्या क्या कार्य हैं। तो सेबी अधिनियम की धारा 11 में मुख्य रूप से इसके कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, द सेक्शन 11 ऑफ द सेबी एक्ट, देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ फंक्शंस आर देयर्स ऑफ सेबी, दैट इज one is regulatory function and another is development function। तो विनियामक कार्य, रेगुलेटरी दैट मीन्स विनियामक यानी काम को कराने या नियम संबंधी या सैद्धांतिक कार्य, और दूसरा डेवलपमेंट यानी विकास से संबंधित कार्य। तो विनियामक कार्य कौन कौन से हैं या रेगुलेटरी वर्क्स के बारे में हम बात करते हैं इसके। तो रेगुलेटरी वर्क्स जो है, पहला, नेक्स्ट स्लाइड, रेगुलेटिंग स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज और किसी अन्य प्रतिभूतियों बाजारों का नियमन। तो यानी स्टॉक एक्सचेंज को भी ये कंट्रोल कर सकता है, उसको चलाने में, उसके नियम बनाने में, उसको कैसे डायरेक्शन दिया जाए, इन सब का इसके पास पावर है। एज वेल एज किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार, अगर इसके अलावा भी कोई सिक्योरिटी एक्सचेंज चलता है या ट्रांजैक्शन होता है तो उसको ये कंट्रोल कर सकता है, उसको गाइडलाइन देने का इसको पावर है। नेक्स्ट, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग इंटरमीडिएटरीज, बिचौलियों का पंजीकरण और विनिमयन। एक्चुअल क्या होता है, बिचौलिए जो होते हैं, मध्यस्थ दैट इज कॉल्ड, है ना, इंटरमीडिएटरीज, ये लोग काम करते हैं तो उनका पंजीयन होना जरूरी है। अगर पंजीयन नहीं करेंगे तो कोई आदमी कर रहा है काम और कोई उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकेगा, इसलिए उनको पंजीयन करना जरूरी है कि जो भी अगर शेयर का स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर के रूप में कार्य करना चाहता है या बिचौलिए या दलाल के रूप में काम करना चाहता है, उसे दलाल एक अच्छा शब्द नहीं, इसलिए आप उसको मध्यस्थ या बिचौलिया बोलेंगे, है ना। तो उसके काम के लिए
वो पंजीयन करना चाहता है तो विनियमन करने का, उसको कंट्रोल करने का भी अधिकार है और उसको रजिस्ट्रेशन के बिना काम करने नहीं देने का भी इसको अधिकार है। नेक्स्ट, प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरीज, स्वनियामक संगठनों को बढ़ावा देना और उनका विनियमन करना। अब लोगों को मोटिवेट भी करना है कि अधिकतम मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो छोटे छोटे अंदर छुपे हुए हैं, काम कर रहे हैं इससे संबंधित, पूंजी के निर्माण के संबंधित या कैपिटल फॉर्मेशन से संबंधित या शेयर ट्रेडिंग से संबंधित, उनको सामने लाना भी इसका काम है। नेक्स्ट आता है इनसाइड जो ट्रेडिंग होती है उसको रिस्ट्रिक्ट करना, प्रोहिबिटेड इनसाइड ट्रेडिंग। तो छुपी हुई जो व्यापार अधिनियम होता है, प्रतिभूतियों का व्यवहार होता है, उनको छुपाना नहीं है, उसको सामने लाना है वन बाई वन करके। इनका ये उद्देश्य है, इसके कार्य है। कंपनियों के अधिग्रहण एवं अंशों का पर्याप्त मात्रा में अधिग्रहण करना। अब अगर कोई कंपनी जो होती है, यानी रेगुलेटिंग सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर द कंपनीज, अगर कंपनियों का अधिग्रहण ये करना चाहती है कि क्योंकि कंपनी अगर उचित रूप से कार्य नहीं कर रही है या किसी तरीके से वो डिफॉल्टर है या कोई और प्रकार की कॉम्प्लिकेसी है, तो उसका ये अधिग्रहण करने का अधिकार रखती है। साथ ही साथ उनके अंशों को भी अधिग्रहण कर सकती है पर्याप्त मात्रा में। नेक्स्ट, लेइंग फी और अदर चार्जेस ऑफ कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इस अनुभाग का मुख्य उद्देश्य ही ये है कि फीस लेना इसका उद्देश्य है, साथ ही कोई और प्रकार का शुल्क भी ये लगा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड, डेवलपमेंट फंक्शन। अब दूसरा पार्ट आता है इसका डेवलपमेंट, कि पहला कार्य तो हो गया था आपका विनियामक कार्य जो कि सैद्धांतिक थे, अब ये विकास से संबंधित कि क्या और विकास कार्य करती है। तो विकास के कार्य के बारे में है कि पहला, प्रमोटिंग इन्वेस्टर्स एजुकेशन, निवेशकों की शिक्षा को ये बढ़ावा देती है। क्यों? क्योंकि आजकल धीरे धीरे सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते जा रहे हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड को हर शहर में लाया नहीं जा सकता, स्टेट में एक आध ऑफिस होते हैं, इसलिए इसके फंक्शंस को हम यहाँ पर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है बाजार से संबंधित सहभागी नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज, यानी बिचौलियों या मध्यस्थों का प्रशिक्षण करना। अगर इनको प्रशिक्षण नहीं दिया जाए तो ये ज्ञान या काम करने के उचित अभाव में, जानकारी के अभाव में इनका कार्य जो है वो स्मूथली या सामान्य रूप से अच्छी तरह से नहीं चलाया जा सकेगा, इसलिए इनको बीच बीच में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तीसरा होता है कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल द मार्केट पार्टिसिपेटिंग, यानी बाजार में सभी सहभागियों के लिए उचित अनुसंधान और सूचनाओं का बीच बीच में प्रकाशन ये करती है, ताकि लोगों को उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रशिक्षण या लिखित सामग्री या अनुसंधान या नई नई खोज से संबंधित कोई लेख देकर ये उन लोगों को ज्ञान को बढ़ाती है, अपडेट करते रहती है। चौथा, प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिस, अगर उचित कोई भी प्रकार का ये निष्पक्ष प्रथा जो है उसको ये बढ़ावा देती है, प्रमोट करती है फेयर प्रैक्टिस को, यानी ईमानदारी से काम करने को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्वनियामक संगठनों को ये बढ़ावा देती है, मोटिवेट करती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद ब खुद इससे जुड़ें, ताकि लोगों का इंटरेस्ट सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड की तरफ बढ़ता जाए। ठीक है। नेक्स्ट, रोल ऑफ सेबी। रोल ऑफ सेबी यानी सेबी की भूमिका क्या है, तो इसकी मुख्य भूमिका के बारे में, टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियमों की व्याख्या करना, उनको बनाना और विनियमन करना इसका मुख्य भूमिका है इसकी, कि ये नियमों को बनाएगी नहीं, उनको चलाने का, उसका संचालन नहीं करेगी, विनियमन नहीं करेगी, कहने का मतलब तो उसका
सही तरीके से कार्य नहीं चल पाएगा। इसलिए इसका मेन भूमिका है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती है, टू मेक द रूल्स एंड रेगुलेशंस को रेगुलेट कराती है। ठीक है। नेक्स्ट, टू एजुकेट ब्रोकर्स एंड इन्वेस्टर्स। फिर मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि ये दलालों को या मध्यस्थों को, दलाल वर्ड अच्छा नहीं लगता, मैं पुनः बोलूँगा, इसकी पुनरावृत्ति की है मैंने पहले भी, आई रिपीट अगेन एंड अगेन, प्लीज़ डू नॉट यूज़ ब्रोकर, प्लीज़ से इंटरमीडिएटरीज, आइदर मीडिएटर्स या हिंदी में मध्यस्थ, और निवेशकों को शिक्षित करने का इसका काम है, ताकि ये जितने ज़्यादा एजुकेट होंगे, इनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड में व्यवहार करने के तरीके, डीमैट अकाउंट वगैरह वगैरह जो सब चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी होगी, तो ये उतना स्मूथली काम करने में लोगों की सहायता कर सकेंगे और काम को अपने स्वयं को अंजाम दे सकेंगे। नेक्स्ट, टू इनकरेज इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर को मोटिवेट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। निवेशक को अगर प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो निवेशक इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो हमारा ऑब्जेक्ट ही खराब हो जाएगा। इसलिए हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमेशा इन्वेस्टर का ध्यान रखते हैं और उसको मोटिवेट करते रहते हैं कि वो इन्वेस्ट करे। नेक्स्ट आता है सेफ गार्ड द इन्वेस्टर इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहां निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना भी इसकी भूमिका है। अगर वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करेगा कोई निवेशक, तो वो बाजार में आएगा ही नहीं विनियोग करने, और अगर वो बाजार में नहीं आएगा तो पूंजी के निर्माण में समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए निवेशकों को हमको क्या करना पड़ेगा, सुधार के लिए हमेशा मोटिवेट करना पड़ेगा और उनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। जब वो महसूस करेंगे कि इस किसी भी देश में निवेशक तब निवेश करना पसंद करता है जब उस देश का वातावरण, उसकी औद्योगिक स्थिति, उसके सरकार के द्वारा बनाए गए नियम, और साथ ही साथ उनका भौगोलिक परिस्थिति के अलावा, यानी फिजिकली उसका जो एग्जिस्टेंस है उसके अलावा क्या होता है कि वहाँ की शांति भी इम्पोर्टेंस है। कोई आदमी लीबिया या सीरिया में जाकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, उसको एक शांत और अच्छी कंट्री चाहिए। ठीक है, तो उससे मोटिवेट होगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एंड शेयर मार्केट्स। शेयर और शेयर बाजार का विकास करना दोनों अलग अलग चीज़ें। शेयर मतलब अंश, और अंश के व्यवहार करने वाले बाजारों का विकास करना। जितने ज़्यादा शेयर बाजार होंगे हमारे पास, और उतने ही ज़्यादा हमारे पास शेयर की ट्रेडिंग करने वाले या व्यवहार करने वाले लोग मिलेंगे, तो इसके बाज़ारों का विकास करना। धीरे धीरे देखिए आपकी 1992 से अभी तक बहुत सारी स्थितियां बदल गई है, और बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज छोटे छोटे अब काम कर रहे हैं, लोग घर से बैठे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे बाजार मार्केट डेवलप हो रहा है। बाजार का मायने ही है कि क्रेता और विक्रेता का एक जगह पे उपलब्ध होना, तो जितनी ज़्यादा मात्रा में होंगे उतना ज़्यादा उसके वॉल्यूम के बढ़ने से क्या होगा, डेवलपमेंट आएगा। नेक्स्ट आएगा आगे, टू स्टॉप द ऑल फ्रॉड एंड, तो हमको सभी धोखाधड़ी को और जो दुर्भावना है उसको रोकने के लिए कोई ना कोई काम करना चाहिए। अगर किसी फ्रॉड को रोकने से संबंधित काम नहीं किया, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया, तो मार्केट में या बाजार में या लोगों के बीच एक भ्रांति की स्थिति पैदा हो जाएगी कि सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में वो विनियोग के लिए तत्पर नहीं रहेंगे। अब आता है नेक्स्ट, प्रोवाइड लाइसेंस टू ब्रोकर्स या इंटरमीडिएटरीज। तो मध्यस्थों को लाइसेंस प्रदान करना। अगर लाइसेंस नहीं देगा तो मध्यस्थों की संख्या नहीं बढ़ेगी, तो सिक्योरिटी बाजार का डेवलपमेंट धीमे इस गति से होगा। तो उसको बढ़ाने के लिए मध्यस्थों को या बिचौलियों को बोल लीजिए आप, इंटरमीडिएटरीज बॉडी को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करना भी इसका काम है। नेक्स्ट आता है सेबी गाइडलाइंस। अब ये सेबी, व्हाट आर द सेबी गाइडलाइंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गाइडलाइंस? दिशा निर्देश। ये समय समय पे विभिन्न वर्ग को, अलग अलग कई सारे वर्ग हैं, है ना, जो जो इसके अंडर में इसकी देखरेख में काम करते हैं, जिनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे इन्वेस्टर हो, ऐसे सारी इंस्टीट्यूशंस और भी है कुछ, मैं बताऊंगा वन बाय वन।
तो इनको गाइडलाइन देती है, इनकी हेल्प होती है जिससे कि गाइडलाइन मिलने से। तो सबसे पहला काम गाइडलाइन यानी सेबी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश। हम उसके मुख्य मुख्य पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो किनको किनको दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस देती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेबी हैज़ बॉट आउट द नंबर ऑफ गाइडलाइंस सेपरेटली फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमेशा ये कुछ कुछ समय में अपने ओपिनियंस या अपने सर्कुलर्स जारी करते रहती है। फॉर प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंकर्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स एज वेल एज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से रिलेटेड। कहने का मतलब सेबी ने प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार, म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंकर्स, विदेशी संस्थागत निवेशकों, है ना, इसको बोलेंगे किसको हम, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बोलते हैं विदेशी संस्थागत निवेशक। और निवेशक सुरक्षा से संबंधित समय समय पे ये अलग अलग दिशा निर्देश टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहती है या देते रहती है। ठीक, तो फर्स्ट गाइडलाइन फॉर प्राइमरी मार्केट। मार्केट दो प्रकार के होते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज से रिलेटेड, हमने बताया था, एक प्राइमरी मार्केट एक सेकेंडरी मार्केट। तो ये प्राइमरी मार्केट के बारे में हम पहले बात करते हैं। तो प्राथमिक बाजार बोलते हैं। तो प्राथमिक बाजार को क्या दिशा निर्देश देती, तो मुख्य 3-4 पॉइंट हमने कवर किए हैं। एक तो नई कंपनी को, कि नई कंपनी का कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, वो कैसे काम करेगी, वो कैसे शेयर इशू करेगी, इस सब के बारे में ये एक गाइडलाइन इशू करती है। और कब उसके शेयर लिस्टिंग होंगे, उस सब के बारे में। दूसरा, मौजूदा कंपनियों द्वारा नई कंपनी की स्थापना। अगर कोई कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है या वो अस्तित्व में है, तो वो नई कंपनी में या तो कन्वर्ट होना चाहती है या वो नई कंपनी बनाना चाहती है, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइन कि भाई पहली कंपनी की स्थिति ठीक नहीं है और वो अब नया कंपनी बना रही है, तो भाई एक प्रॉब्लम ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए हमको सिक इंडस्ट्रियल एक्ट में भी देखा दिया गया है ना। कुछ फ्रॉड हो सकते हैं ऐसे, जैसे सत्यम घोटाला एग्जाम्पल में है एक कंपनी का नाम। नेक्स्ट आता है प्राइवेट एंड क्लोजली हेल्ड कंपनी, निजी या आयोजित कंपनियां। अब क्या होता है, कुछ कंपनी खुद ही सेल्फ फाइनेंस क्या बोलते हैं, प्रमोटेड कंपनी होती है, क्लोजली हेल्ड कंपनी बोलते हैं इसको। तो ऐसी कंपनियों के बारे में भी गाइडलाइन ये इशू करती समय समय पे कि क्लोजली हेल्ड, वाइडली हेल्ड कंपनी होती है जो उनके बारे में दिशा निर्देश जारी करती है। नेक्स्ट आता है एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी, वर्तमान में सूचीबद्ध कंपनियों की लिस्ट जारी करती है और साथ ही साथ उनको गाइडलाइन भी देती कि आप क्या करेंगे कि जिससे आप लिस्टिंग कंपनी के रूप में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रहेंगे। सूचीबद्ध कहने का मतलब, अगर ये कुछ पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जिन पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं करते हैं, तो उन पैरामीटर्स के पूरे न करने के कारण इनको सूचीबद्ध कंपनियों को सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो सूचीबद्ध कंपनियां कम, इसके लिए बहुत सारी शर्तें हैं सूचीबद्ध होने के लिए, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है। नेक्स्ट आता है गाइडलाइन फॉर सेकेंडरी मार्केट या माध्यमिक या द्वितीयक बाजार के लिए दिशा निर्देश। तो क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है, द्वितीयक बाजार यानी स्टॉक एक्सचेंज और दलाल दो लोग हैं, या ब्रोकर या मध्यस्थ या बिचौलिया। तो ये जो होते हैं ये इन्वेस्टर से मनी एक्वायर करके या उनको मोटिवेट करके ये शेयर को सेल या उसकी शेयर की ट्रेडिंग में काम करते हैं। ये दोनों इंस्टीट्यूशन का नेचर है, इसलिए इनके बारे में इनको समय समय पर दिशा निर्देश मिलते रहते हैं कि क्या चेंज करना है वर्किंग स्टाइल में, क्या नए रूल्स बनाए गए हैं सेबी द्वारा, या क्या अमेंडमेंट आया है, नया संशोधन क्या है जिसके तहत इनको काम करना है। तो ये दोनों को गाइडलाइन टाइम टू टाइम सेबी प्रोवाइड करते रहती है। नेक्स्ट स्लाइड, द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो विदेशी संस्थागत निवेशक। अब ये विदेशी संस्थागत निवेशक क्या हैं, तो अलाउड टू इन्वेस्ट। सबसे पहला काम, बाहर से अगर कोई आता है इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या उसको इन्वेस्ट करने दिया जाए। अगर वो क्योंकि अगर वो ज़्यादा इन्वेस्ट करके किसी पर्टिकुलर कंपनी को इन्वेस्ट कर लेगा और ख़रीद लेगा, तो वो तो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाएगा या कमांड आ जाएगा या होल्डिंग कंपनी में आ जाएगा। तो आपकी देश की कंपनी दूसरे के फॉरेन कंपनी या विदेश के किसी आदमी के हाथ में उसका होल्ड चला जाएगा। तो इसलिए उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी रहता है। तो समय समय पे उनको मोटिवेट करती है, लेकिन बट इन लिमिटेड मैनर, कि वो काम करें, वो इन्वेस्ट करें और वो एक निश्चित क्राइटेरिया में रहकर अपने
काम को और अपने हितों की सुरक्षा के लिए प्रस्तुत रहें। तो इसमें पहला आता है निवेश करने की अनुमति। तो निवेश करने की तो अनुमति हो गई, अलाउ टू इन्वेस्ट। और सेकंड होता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द वॉल्यूम, जो मैंने आपको पहले पॉइंट के समय में ही बताया कि जो मात्रा है एक्वायर करने के लिए सिक्योरिटीज और शेयर्स को, है ना, उसका लिमिटेशन डिसाइड करती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड समय समय पे, ताकि लोग किसी को अधिग्रहित पूर्णतः या होल्डिंग बनने का तरीका धीरे धीरे न करें। नेक्स्ट आता है गाइडलाइन टू इशू अ बोनस शेयर्स। तो कंपनी है तो लाभ होगा तो कंपनी चाहती है कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, इसलिए वो बोनस देना चाहती है। तो बोनस अगर शेयर के रूप में देती है या बोनस शेयर के रूप में देती है या राइट शेयर के रूप में देती है तो ये तो दे तो सकती है कंपनी, लेकिन समस्या ये आती है कि वो देगी तो अपने लालच में दे दी उसने कंपनी ने, या अपनी कंपनी को प्रमोशन करने के लिए उसने बोनस दे दिया, डिविडेंड दे दिया, बोनस शेयर दे दिया या राइट शेयर दे दिया। बात ये आती है कि कंपनी की इकोनॉमिकल कंडीशन भी तो ऐसी हो कि वो दे पाए, यानी आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। तो इसी के बारे में है कि बोनस शेयर्स जारी करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो क्या है, एसोसिएशन के लेखों में प्रावधान है। तो प्रोविजन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी को ये बोला गया है कि वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यानी पार्षद सीमा नियम में ये व्याख्या लिख दे कि पार्षद सीमा नियम अंतर नियमों में इस चीज़ का उल्लेख करे कि वो बोनस शेयर का निर्गमन किन शर्तों के आधार पर करेगी, पहला, ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए एक ही बार में। दूसरा, द बोनस इज मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, ऐसे ही किसी रिजर्व से, वो भी कैसे, आगमगत रिजर्व से बोनस दिया जा सकता है जो कि कोई भी प्रभार जिसके ऊपर न हो, या मतलब एक तो रेवेन्यू प्रॉफिट होना चाहिए या रिजर्व होना चाहिए, और दूसरा उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभार या चल प्रभार नहीं होना चाहिए, तभी उसमें से बोनस अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। तीसरा, नो बोनस इशू कैन बी मेड विद इन 12 मंथ ऑफ एनी पब्लिक इशू ऑब्लिक राइट इशू। तो ये बताया कि किसी कंपनी द्वारा जब नई कंपनी का शुरुआत होता है तो वो अपनी कंपनी की विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू कंपनी इट कांट बी इशूड बोनस शेयर्स एज वेल एज राइट शेयर विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए न्यू कंपनी। या ये बोल सकते हैं कि किसी भी नई कंपनी जो है उसके अंतर्गत जब वो बनती है तो 12 महीने में या तो वो बोनस शेयर नहीं दे सकती या वो अपने अधिकार अंशों का निर्गमन 12 माह की अवधि के अंदर इनकॉर्पोरेशन या समामेलन की तिथि से नहीं कर सकती। नेक्स्ट आता है गाइडलाइन फॉर कंपनी एक्ट। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत भी कुछ दिशा निर्देश है जो इसके लिए मुख्य महत्वपूर्ण है। वो भी क्या है, फ्री प्राइसिंग ऑफ इशू, अंशों के निर्गमन के संदर्भ में उसके मूल्य के निर्धारण के लिए ये समय समय पे गाइडलाइन इशू करती है कि वो किस प्रकार से किया जा सकता है। दूसरा, अंडरराइटिंग मेड मैंडेटरी, अंडरराइटिंग यानी अभिघोषपन, अंशों का निर्गमन जब कंपनी करती है तो वो ये नियम है कंपनीज एक्ट 1956 में कि विद इन 90 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स 90% of the issued capital will be subscribed. It should be must. Otherwise, company going into compulsory winding up. Therefore, the burden is in the head of board of directors. ये कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर ये बर्डन रहता है कि जब कोई नई कंपनी अस्तित्व में आती है तो 90 दिनों में उसके 90% निर्गमित अंशों को की याचना प्राप्त हो जानी चाहिए। अगर नहीं होता है तो कंपनी का अनिवार्य समापन हो जाता है। इसलिए कंपनी के ऊपर ये बर्डन रहता है कि उसके अंशों को जल्दी से जल्दी खरीदने वाले लोग मिल जाएं, तो वो अभिगोपकों की सहायता से बेच सकती है अपने अंशों को, उसी को ये प्रमोट करता है, उसको रख सकते हैं। और लास्ट वन, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, जब भी कोई नई कंपनी इशू होगी तो वो सम मूल्य पर या प्रब्याजी पर ही अंशों का निर्गमन करेगी, डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। और एक साथ में इंपॉर्टेंट बात यह है कि द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑन शेयर्स विल नॉट बी मोर देन 10%
ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, यानी अंशों के अंकित मूल्य से 10% से ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता। और दूसरी बात, पहली बार जब भी कभी कोई कंपनी अपनी जीवन काल में पहली बार अंशों का निर्गमन करती है तो वो कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, वो सम मूल्य या प्रब्याजी पर ही करेगी, यानी प्रीमियम पर। नेक्स्ट, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। अब निवेशकों की सुरक्षा ये तो बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो उनको क्या सुरक्षा देते हैं, तो न्यू इश्यूज, नए नए मुद्दे उनके सुरक्षा के लिए उनको गाइडलाइन देती है कि कैसे कैसे तरीके से अच्छा उनका ध्यान रखा जा सकता है। उसके बाद इन्वेस्टर्स एजुकेशन, सब बीच बीच में इन्वेस्टर के लिए एजुकेशनल आर्टिकल्स आते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं, या उनकी वर्कशॉप वगैरह होती है। और नेक्स्ट वन, स्टॉक इन्वेस्ट, तो स्टॉक में विनियोग करने के लिए संदर्भ में निवेशकों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट आता है सेबी के अलग अलग डिपार्टमेंट से उसके रिलेशंस, वेरियस डिपार्टमेंट्स अंडर सेबी। तो सेबी के अंदर में कौन कौन से विभाग काम करते हैं, तो पहला आता है द प्राइमरी मार्केट। हमने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, तो प्राइमरी बाजार भी अंशों के सेबी के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट, द इशू मैनेजमेंट एंड इंटरमीडिएटरीज डिपार्टमेंट, है ना, तो मुद्दा प्रबंधन, इशू दैट मीन्स इशू, कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका मुद्दा जो है, जो क्या कारण से कोई समस्या आ रही है उसका निवारण के लिए उसके प्रबंधन के संबंध में कोई विभाग बनाया हुआ है, और मध्यस्थ लोगों के लिए भी इसने विभाग बनाया हुआ है, जिस विभाग से ये समन्वय करके यानी कोऑपरेशन करके काम करती है। नेक्स्ट, द सेकेंडरी मार्केट, द्वितीयक बाजार से भी इसका समन्वय है, क्योंकि द्वितीयक बाजार यानी स्टॉक एक्सचेंज और इंटरमीडिएटरीज बॉडी, तो इन लोगों से भी अगर ये समन्वय नहीं करेगी तो इसका काम कैसे चलेगा, इसलिए इनका इन दोनों विभाग से समन्वय है। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डिपार्टमेंट, दैट इज एमएफ एंड एफआईआई, तो संस्थागत निवेशक ये लोग जो होते हैं विभाग, इससे भी इसका जुड़ाव होता है, दोनों के बीच में एक पुल है जिससे कि इन लोग अपने आने वाले सिक्योरिटी एक्सचेंज से रिलेटेड सारे नियमों को सॉर्ट आउट करते रहते हैं, और साथ ही साथ मर्जर और एक्विजिशन से संबंधित भी इसके प्रावधान को आपस में मिलाते रहते हैं और चेक करते रहते हैं कि अगर किसी संस्थान का मर्जर या संविलियन होता है या विलय होता है उसका, और या उसका अधिग्रहण किया जाता है, तो उसके लिए क्या कायदे कानून होने चाहिए। और एट लास्ट, लीगल डिपार्टमेंट्स, ऑल द लीगल मैटर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो कानूनी विभाग भी होता है जो कि कानूनी सलाह देता है और कानून को सलाह देता है, गवर्नमेंट को ये सलाह देती है कोई कानून बनाने से संबंधित, या जिससे सुझाव, इसके सुझाव के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट या फाइनेंस मिनिस्ट्री आगे बिल ला सकती है वगैरह वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी मार्केट अवेयरनेस कैंपेन। अब इसके संदर्भ में कुछ कार्यशालाएं चलती है या अभियान चलता है ना, तो सुरक्षा या इसकी सिक्योरिटी जो है, मतलब शेयर और सिक्योरिटीज़ का बाजार जो है, उसके लिए जागरूकता अभियान ये समय समय पे चलाती है। तो पहला है इसकी कार्यशालाएं, ये बीच बीच में एक एक वर्कशॉप मैनेज करती है या चलाती है और कंडक्ट करती है, जिससे कि लोगों को अवेयरनेस हो कि किस तरीके से काम करती है ये, और कैसे हमको मनी मार्केट के रूप में या कैपिटल मार्केट में हमको काम करना है, या स्टॉक एक्सचेंज में शेयर ट्रेडिंग कैसे करना है, सिक्योरिटीज़ के साथ कैसे व्यवहार करना है। ठीक। नेक्स्ट आता है एडवर्टीजमेंट, बहुत ज़रूरी है, जो दिखता है वो बिकता है, हमारी मार्केटिंग का पार्ट है ये, तो इसलिए विज्ञापन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक। नेक्स्ट आता है एजुकेटिव मटेरियल्स, शिक्षाप्रद सामग्री, बीच बीच में मैनुअल्स जिसको बोलते हैं, या पेपर में एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, या कोई लेख जिसको आर्टिकल्स बोलते हैं, वो सब ये छपवाते रहती है। द वेबसाइट डेडिकेटेड टू इन्वेस्टर एजुकेशन, ऐसी वेबसाइट भी बनाती है जिससे कि लोग मोटिवेट हों और इसके प्रति आकर्षित हों, ताकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी किया जा सके, क्योंकि धीरे धीरे आजकल वसुधैव कुटुंबकम का ज़माना आ गया है। तो म्यूचुअल फंड जो है, फॉरेन में बैठा हुआ आदमी हमारे यहाँ का खरीदता है, हम उसके यहाँ का खरीदते हैं, हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना ज़रूरी है। जैसे कि अब ये ऑनलाइन क्लासेस की बात चल रही है,
तो धीरे धीरे पृथ्वी एक घर का जो हमारा उद्देश्य है प्राचीन, है ना, हिंदू धर्मों के आधार पे वसुधैव कुटुंबकम जो बोलते हैं, ये उसका आधार है जो एक होता जा रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट आता है ऑल इंडिया रेडियो, यानी ये रेडियो के माध्यम से भी लोगों को जानकारी प्रदान करती है और विज्ञापन करती है। नेक्स्ट, टेलीविजन पर चेतावनी संदेश, प्रिकॉशनरी मैसेजेस ऑन टेलीविजन। अगर कोई वो है, हम टेलीविज़न लोग अब ज़्यादा देखते हैं, पहले रेडियो ज़्यादा देखते थे, अब धीरे धीरे टेलीविज़न का ज़माना है, तो उसके ऊपर भी ये अपने मैसेजेस देते रहती है। नेक्स्ट आता है रिलेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इसका उत्पत्ति हुआ है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का भाग है वित्त विभाग या वित्त मंत्रालय, और वित्त मंत्रालय के अध्यादेश के आधार पर ही ये इसकी स्थापना हुई है, तो इसका तो बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन होगा, है ना। वैसे भी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड इसका काम है, पूंजी निर्माण करने में सहायक है ये, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है। तो द एक्टिविटीज़ ऑफ सेबी आर फाइनेंस्ड बाई grants from central government in addition to the fees, charges etc. collected by SEBI। अब ये बात आती है, तो ग्रांट्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कलेक्ट करती है, फीस कलेक्ट करती है वगैरह वगैरह। तो उसके बारे में कि सेबी द्वारा एकत्र की गई फीस, शुल्क या फिर बोल लीजिए आप उसको, के अलावा सेबी की गतिविधियों को केंद्र सरकार से अनुदान द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। तो यानी ये तो खुद जो अर्निंग करती है वो करती है, इसके अलावा भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस बॉडी को रन करने के लिए या इस बोर्ड को चलायमान रखने के लिए इसको अनुदान देती है या सिक्योरिटी प्रदान करती है फाइनेंशियली, ठीक है। सेबी अब क्या क्या करती है, तो द फंड्स कलेक्टेड सेबी जनरल फंड इज, इसको बोलते हैं जो सेबी कलेक्ट करती है इसको सेबी जनरल फंड बोलते हैं, इज सेटअप टू विच ऑल फीस चार्जेस एंड ग्रांट्स आर क्रेडिटेड। सेबी जो फंड जनरेट करती है या बनाती है, सेबी द्वारा एकत्र की गई फीस के संदर्भ में ये है कि सेबी जनरल फंड नामक फंड की स्थापना करती है, जिसके लिए सभी शुल्क और अनुदान जमा किए जाते हैं। इस फंड का उपयोग बोर्ड के खर्चों को पूरा करने और कर्मचारियों को सैलरी, कर्मचारी किसके? सेबी के, है ना, इसके बोर्ड, इस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड के जो कर्मचारी होते हैं उनको वेतन देने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है या भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाता है। दिस फंड इज यूज टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द बोर्ड एंड टू पे सैलरी of staff and members of the body, which body? That is SEBI. Okay, next slide है current plan of SEBI. What are the plans in near futures to develop the market? ठीक है, तो मैंने आपको क्लू दिया, अब इसके बारे में बात करते हैं। to improve restrictions on willful defaulters। कोई मनः मानसिकता के साथ अगर डिफ़ाल्टर आदमी है या जो डिफ़ाल्टर यानी दिवालिया हो गया है या बैंकरप्ट हो चुका है या इंसॉल्वेंट है, और वो उसको प्रतिबंध लगा देती है ये कि तुम ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, दैट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन विल बी प्रोहिबिटेड आइदर रिस्ट्रिक्टेड बाय सेबी हु आर बैंकरप्ट आर इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट, ओवरह्यूल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन। निजी निवेश निधि विनिमयन को अधिकृत करना, कि कोई अपनी पर्सनल कैपिटल को इन्वेस्ट करना चाहता है तो दे आर वेरी मच वेलकम, दे आर वांट टू वेलकम देम। ओके, दैट इज द ऑब्जेक्ट। थर्ड वन इज टू रिड्यूस लिस्टिंग टाइम पीरियड ऑफ फर्मों के सूचीबद्ध होने का समय को कम करती है, उनको मोटिवेट करती है।
प्रोत्साहित करती कि आप ये टारगेट पूरा कर लीजिए, वेरी अप, हरी अप, हरी अप, ताकि आप जल्दी से जल्दी लिस्टेड हो जाएं, तो आपको कुछ सुविधाएं अतिरिक्त प्रदान की जा सकेगी। नेक्स्ट, रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ लिस्टेड फर्म इंटरमीडिएटरीज, सूचीबद्ध फर्मों के बिचौलियों को जोखिम से की रूपरेखा, उनकी जो जोखिम होती है यानी उनको जो रिस्क होता है, जो उन लोगों के लिए अगर वो लिस्टेड हो जाए तो उनको कुछ प्रोटेक्शन मिलता है, इसलिए उनको मोटिवेट करती है। तो ये उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपका बिचौलियों को सूचीबद्ध करना इसका उद्देश्य। नेक्स्ट, टू इंट्रोड्यूस म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट प्लान विथ टैक्स बेनिफिट, ये समय समय पे ऐसे ऐसे चीज़ लाती है जिससे कि इन्वेस्टर जो होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या स्मॉल इन्वेस्टर मोटिवेट होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। लाइक म्यूचुअल फंड, आप टीवी में देखते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, कुछ समय में आपका सुरक्षा है पैसे की, आपका मनी का रिटर्न सेविंग बैंक से ज़्यादा होगा, और इंटरेस्टिंग बहुत सारे एड्स आते हैं टीवी पे। क्या है वो, इसको मोटिवेट करता है इन्वेस्टर्स को। तो टैक्स, और साथ पे बताते हैं कि इससे जो आपको प्रॉफिट होगा उसमें अंडर सेक्शन 80 छूट मिलेगी, और ये इनकम का पार्ट नहीं होगा, कर मुक्त रहेगा। इसीलिए रिटायरमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड, ये सब को सेल आउट करने के लिए ऐसी पॉलिसीज को मोटिवेट करती है। टैक्स बेनिफिट का वो दिखाती है, ये टैक्स बेनिफिट के लिए मतलब प्लान बताती है। नेक्स्ट, अमेंडमेंट बिल्स, सेबी की वर्तमान योजनाएं कि कब कब इसमें अमेंडमेंट किया गया। सेबी में समय समय पे 1992 के बाद, जब से इसका अस्तित्व में कार्य आरंभ हुआ, उसके बाद से अमेंडमेंट हुआ। तो मुख्य रूप से इसका अमेंडमेंट है 5 सितंबर 2013 को इसको पास किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से राज्यसभा में, है ना। तो ये पास हुआ ये बिल, और इसमें अमेंडमेंट आया। तो क्या अमेंडमेंट आया देखते हैं, आइए। कि फर्स्ट, इसके पद के लिए पात्र उम्मीदवारों के लिए क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। अब इसके जो बॉडी थे, उसके बॉडी में मेंबरों को इंट्रोड्यूस करना था, तो उसमें जो उनका जो क्वालिफिकेशंस था, मतलब मेंबर बनने के लिए, बोर्ड मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस था, उसको अपग्रेड किया और उसका क्षेत्र को बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को मेंबर के रूप में सेलेक्ट किया जा सके। नहीं तो पहले एरिया छोटा था, छोटा एरिया होने के कारण इसके लिए कई आदमी के पास अच्छी योग्यता होती है, नॉलेज होता है, लेकिन वो इसका मेंबर नहीं बन पा रहा था। तो अगर अच्छा आदमी या नॉलेजेबल पर्सन अगर इसके मेंबर होंगे तो इसको अपग्रेड करने में सुविधा मिलेगी, इसलिए इसका एरिया को बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में पीठासीन अधिकारी, जो कि सेट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम अपीलेट ट्रिब्यूनल, है ना। तो ये जो होते हैं वो प्रोसीडिंग ऑफिसर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है, द बिल एक्सटेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सेट, दैट इज स्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल, फुल फॉर्म है। प्रोसीडिंग्स ऑफिसर्स रोल एंड इंक्लूड्स सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ ए हाई कोर्ट विथ ए मिनिमम सर्विस ऑफ 7 years। इसमें बता दिया कि इसमें उन लोगों को न्यायाधिकरण विभाग में रखा जा सकता है क्योंकि फैसले लेने होते हैं किसी न्यायिक ट्रिब्यूनल विभाग में। तो विधेयक के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी के रूप में या न्यायिक अधिकारी के रूप में अपीलेट ट्रिब्यूनल में ऐसे आदमी की नियुक्ति की जा सकती जो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट दैट इज, के न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो और उसको 7 वर्ष की सेवा प्रदान करने का अनुभव हो। नेक्स्ट स्लाइड, मेजर चेंजेस फेस्ड बाय सेबी। तो व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ सेबी? अब जब इंस्टीट्यूशन है तो एक्सपेक्टेशन होगी, और एक्सपेक्टेशन होती है तो चैलेंजेस भी आते हैं उनको फुलफिल करने के लिए।
तो जहाँ एक्सपेक्टेशन होगी वहाँ चैलेंजेस होंगे, यानी चुनौतियाँ तभी उत्पन्न होती है जब आदमी अपने ख्वाब देखता है. इफ़ यू आर वांटेड टू earn more and more marks in the examination of MCOM second sem, then you will be you have to do more and more practice and more study. Therefore सेबी की चुनौतियाँ, क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग, बाहर से जो ट्रेडिंग होती है उसके बारे में रोकना, क्योंकि इसको उसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकती. नेक्स्ट, issues and investors are expecting their horizontal, मतलब कि जब निवेशक होता है और जारीकर्ता जो होते हैं वो अपने घरेलू बाजार में अपने विस्तार कर रहे हों तो उनकी बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है. तो बियॉन्ड देयर होम मार्केट, अपने घर को छोड़ के वो दूसरे जगह जाके इन्वेस्ट करते हैं. अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं रायपुर में और हमारे को इन्वेस्ट करने की इच्छा है दूसरी कंपनी में, हम या फॉरेन कंपनी में, तो हम दूसरे बाज़ार में जाके इन्वेस्ट करेंगे. और हमारे यहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जो है उसमें हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे को प्रॉफिट चाहिए. तो हम क्रॉस कर जाते हैं, बाहर स्विच ओवर कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है इन्वेस्टर. तो ये एक इसके लिए चुनौती है कि वो उसको अपने लोकल मार्केट में कॉन्सेंट्रेट करे. मना नहीं कर सकते क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट या अपने एरिया में वो इन्वेस्ट करे अगर ज़्यादा तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन वो लाभ या प्रतिफल के इच्छा से मार्केट में ओपन है, इसलिए इन्वेस्टर भी ओपन है और वो फ्री है. नेक्स्ट, इन्वेस्टर बिकमिंग मच मोर डिमांडिंग, यानी अब हम जितनी सुविधा दिए निवेशक को, जितना प्रोटेक्ट किए, पूरा शुरू से पढ़ रहे हैं हम कि हम उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और उसको प्रोटेक्शन देते जा रहे हैं और उसकी डिमांड जो है वो लगातार कंसेक्यूटिवली दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. वो और सुरक्षा चाहता है और सुविधा चाहता है. ठीक, नेक्स्ट आता है, तो उसको फुलफिल करना जो है हमारा बहुत चैलेंज है हमारे लिए या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड के लिए. आता है पेनिट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन मार्केट. अब ऐसे ही समय में जहाँ इतनी कंपटीशन थी शेयर और डिबेंचर के रिलेटेड में ही, वहीं एक और चीज़ भी आ गया, प्रवेश कर गया, पेनिट्रेट हो गया एक और चीज़, क्या, म्यूचुअल फंड भी. अब उसके लिए भी चैलेंज बढ़ गया, अब स्कोप बढ़ गया. पहले एक आदमी का काम करना था, अब एक और आदमी आ गया, ऐसा. ठीक है, तो दे आर द प्रॉब्लम चैलेंजेस. अब इसके बारे में हम लास्ट बात करते हैं. रीजनल ऑफिसेज इसके कहाँ कहाँ हैं? तो इंडिया में 4 रीजन्स हैं. वन इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली, अनदर इज़ कोलकाता, थर्ड वन इज़ चेन्नई एंड फोर्थ वन इज़ अहमदाबाद. 4 रीजनल ऑफिसेज हैं सेबी के. नेक्स्ट, लोकल ऑफिसेज जो हैं वो मैं उनके कुछ मुख्य नाम दे रहा हूँ. एक जयपुर में है, एक बेंगलुरु में है, एक गुवाहाटी में है, एक भुवनेश्वर में है, एक पटना में है, और कोच्चि दैट इज़ सिचुएटेड इन केरला, और चंडीगढ़ मतलब बंगाल, पंजाब में है ना. और उसके हमने एक एड्रेस दिया हुआ है जो हेड ऑफिस है उसका मुंबई में. तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स. आज मैंने आप लोगों का काफ़ी समय लिया है, करीब 55 मिनट हो गए हैं और काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका है. तो अगर इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपके लिए रहता है या कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो उस क्वेश्चंस को आप मेरे ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हैं, क्वेश्चन लिखकर या प्रॉब्लम लिखकर अपनी. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों का उचित समाधान कर सकूँ. That is my assurance to you. Okay, thank you students. Bye.